धन्यवाद। जय हिंद। और जिससे हम लोग कल की महत्वपूर्ण हाईकोर्ट की जो सुनवाई होनी थी और जो 25 तारीख की महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है, उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चूंकि अब चुनाव का दौर खत्म हो चुका है और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी लखनऊ आ गए हैं, तो कोर्ट के बाहर जो रास्ते हम लोग प्रयास कर रहे थे, उन मुद्दों पर हम लोग क्या कर सकते हैं और वहाँ के प्रयास में क्या रास्ता निकल सकता है, उन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हम आप उपस्थित हैं। तो जो भी साथी जुड़ते जाएंगे उनसे गुजारिश है कि कम से कम एक बार आप कमेंट के माध्यम से अवगत कराएंगे कि आवाज़ ठीक आ रही है तो चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, अगर नहीं आ रही है तो वो भी आप अवगत कराने का कष्ट करें। साथ ही साथ जो साथी जुड़ेंगे वो वीडियो को शेयर भी करते जाएंगे, ऐसी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और ऐसी अपेक्षा है कि आप वीडियो शेयर करते भी हैं लगातार। अनुज भाई नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं आप सभी को नमस्कार और जुड़ते जाइए। हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कल जब सारे लोग, जैसे क्या होता है ना, जैसे आप जब घर पे बैठे होते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होता है, चुपचाप अपना फ़ोन उठाया और लाइव आ गए, या आपने जो भी आपको जानकारी उस ढंग से आपने अपडेट कर दी। लेकिन हम लोगों के साथ क्या है कि जैसे हम लोग जो कोर्ट में सुनवाई समाप्त होती है, फिर डेट बहुत लंबी ना लग पाए, या अगर डेट लग गई है तो इतना ऊपर ना लगे कि नंबर ना आ पाए, इन सब सारी चीज़ों के साथ साथ फिर रूम पे पहुंचना, फिर सारी चीज़ें व्यवस्थित करना, अगली डेट की तैयारी में लग जाना, साथ ही साथ और चीज़ों पर नज़र बना के रखना कि जो भी प्रयास हमारे लिए बन सकता है, उन सभी मुद्दों पर हम लोग जो है लग जाते हैं। उससे फुर्सत होने के बाद कल रात में इतना टाइम हो गया कि हम लोग जो है करीब 10:30 बजे के आसपास जो है यहाँ पे अपने रूम पे पहुँच पाए हैं। उस बीच पीडीएफ भी आपको जारी करनी थी, तो उसमें जो समय देना था हम लोगों ने वहाँ समय दिया ताकि आपकी समस्या का निराकरण किया जा सके। साथ ही साथ याचिका अभी तक क्यों नहीं फाइल हो पाई, उस सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे और याचिका कब जा रही है, उन सभी मुद्दों पर हम लोग जानकारी एक दूसरे से साझा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कल हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई उसको लेकर। कल जैसे आप सबको पता होगा कि एक सरप्राइज, मैंने कहा था कि एक सरप्राइज ये होगा जो हम लोग कोर्ट पहुंचने पर ही आप लोगों को अवगत कराएंगे, उसके पहले नहीं बताएंगे। तो हम लोगों ने एक प्लान के तहत कल जो है 2 सीनियर्स को अपने जो है कोर्ट में अपीयर करवाया और कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से स्टे ना होने पाए, क्योंकि एक बार स्टे हो गए। देखिए, मेरा स्टे का ना होने का मतलब सिर्फ ये है कि स्टे होने का मतलब आप पता करिएगा 12,460 में 2018 से स्टे लगा हुआ है और आज हम आप जी रहे हैं 2023 में, यानी 5 साल से वहाँ पर स्टे लगा हुआ है और एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाए, जबकि जितने उम्मीदवार हैं उससे ज़्यादा पद उस भर्ती में खाली हैं। लेकिन चूंकि न्यायालय से स्टे है, लोग सहमत नहीं है, अलग अलग सबकी मांगे हैं, इसलिए आज तक वो मामला अभी तक फंसा हुआ है। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि ये मामला 12,460 के रास्ते आगे बढ़े, इसलिए हम लोग स्टे नहीं चाहते। हम लोग ये चाहते हैं, हमारे दोनों जो वकील खड़े थे, अभी मैं उन सब मुद्दों पर विस्तार से आपको चर्चा करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे जानकारी दी आज फ़ोन करके कि कुछ लोग कह रहे थे कि आपके वकीलों ने जो है डेट ले रही है। अब जब लाइव जैसे ही चलेगा लोगों के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल अनुज भाई, एटीआरई से लेकर सभी मुद्दों पर मैं चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। आज चूँकि थोड़ा सा राहत इसलिए है कि जो पीडीएफ में जो संशोधन का काम है उसके लिए लोग लगे हुए हैं। आपके गंगा भाई हैं, चंदन भाई हैं, अवनीश भाई हैं, रामदयाल भाई हैं और नवनीत भाई हैं, सब उस पर प्रयास कर रहे हैं। तो उन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए आज मेरे पास वक्त है, तो मैंने कोशिश ये की है कि इसीलिए 11 बजे का टाइम रखा है कि आप भी फ्री हों और हम लोग भी आराम से चर्चा कर सकें। पहले मैं कल एक बार जो है जो कोर्ट में हुआ उस पर चर्चा कर लूँ, उसके बाद इन सब तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पहले ही सुनवाई के एक दिन पहले ही बता दिया था कि चूँकि हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त इसलिए नहीं है कि सामने सुनवाई लगी हुई है, आज जो भी स्पेशल अपील आ रही है उसकी तैयारी में कोई ऐसा जो है चीज़ ना छूटे कि बाद में हमें ये सोचना पड़े कि काश ये चीज़ वहाँ पे मेंशन होती तो उसको लगाया जाता। उन सभी मुद्दों पर तैयारी करने के बाद जो हमारे पास वक्त बचा वो ये था, क्योंकि क्या होता है कि जब आप स्पेशल अपील में जाते हैं तो एक पिटीशन की कॉपी निकलवानी पड़ती है, सर्टिफाइड ऑर्डर की कॉपी निकाली जाती है, उन सभी चीज़ों को एक सिस्टम से बना के कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से चीज़ें आगे पहुंचाई जाती हैं। तो उन सब को करने के बाद साथ ही साथ सबसे जो बड़ा हम लोगों का प्रयास था वो ये था कि किसी भी तरीके से प्रक्रिया पर कोई स्टे ना लग जाए, क्योंकि एक बार स्टे लग गया तो इस भर्ती को 12,460 भरने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। और जिस 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 भर्ती पे भी स्टे लगा है आज तक उसका क्या असर हुआ है वो आप लोगों से बेहतर और कोई नहीं समझेगा। खास करके 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं, खास करके तब जब सरकार भी बिल्कुल अपने स्टैंड पे कायम हो कि जो सामने है हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हम जो है न्यायालय में जैसे तब आपके साथ खड़े हैं वैसे आपके साथ खड़े होंगे। तो खड़े होने और साथ होने में बहुत फ़र्क है, इस बात को आप लोग बहुत बारीकी से इस चीज़ को आप लोग समझते होंगे। तो कोर्ट में जब कल अपना मामला सुना जाना था सुबह,
तो मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, कल जब आपका नंबर पहली बार आया सुबह, यानी आफ्टर फ्रेश जैसे ही आपका नंबर आया, तो चूंकि वहाँ पे जनरल के कोई भी एडवोकेट मौजूद नहीं थे। अब वो उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है, या हो सकता है कि वास्तव में वो किसी केस में कहीं इन्वॉल्व रहे हों, लेकिन हो भी सकता है कि वो ना इन्वॉल्व रहे हों, उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा हो। तो जो भी हो उनका वो खैर जाने, तो उस वजह से जो है केस अपना पास ओवर हो गया। अब जो लोग कह रहे हैं कि हमारे वकीलों ने क्या किया, हमारे वकील क्या कर रहे थे, देखिए आपको थोड़ा सा आपके इसी मासूमियत का लोग फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि आपको कोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में जानकारी नहीं है, जैसा आपको बता दिया जाएगा आप उसमें से कुछ लोग तो ऐसे मिले। अच्छी बात यह है, मैं तो बधाई देना चाहता हूँ आप सबको कि आप लोग कम से कम इतने जागरूक हो गए इन 3 सालों में, तो कम से कम अब इन सब चालों को आप समझने लगे हैं लोगों की, कि जो भी अगर कोई कुछ बोल दे रहा है तो गिने चुने लोग होते हैं जो उसको सच मान के आगे बढ़ते हैं, उस पर चर्चा शुरू करते हैं। बाकी लोग जो है इतने समझदार हो गए, उनको ये समझ में आता है कि कोर्ट में जब तक दोनों पक्ष मौजूद नहीं होंगे कोई भी सुनवाई अंतिम दिशा की तरफ नहीं बढ़ पाएगी। उसकी वजह ये होती है कि कोर्ट के जो नियम है उसके हिसाब से वादी प्रतिवादी सबको अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, और कोई भी डिसीजन हो तो कम से कम सबको सुन के होना चाहिए। तो जब जनरल के वकील नहीं थे तो प्रक्रिया जो है आपकी आगे बढ़ा दी गई, और जैसा आपने ये बोला कि हम इसको जो है आफ्टर लंच जो है रिवाइज में सुनेंगे। तो रिवाइज में जो है जो सुना, उसके बाद जब लंच हुआ, लंच के बाद जैसे ही केस खत्म हुए, 38 जो एडिशनल में थे उनके खत्म होने के बाद कुछ मेंशन केसेस थे, एप्लीकेशन थे, जो लिसनिंग एप्लीकेशन थे, तमाम तरह के एप्लीकेशन जो होते हैं मॉडिफिकेशन के, करेक्शन के, उन सभी एप्लीकेशन पर जज साहब ने सुनवाई की। उसके बाद मेंशन केस उन्होंने उठाया, और मेंशन केस सुनने के बाद जब अपना नंबर आया तो सबसे पहले जब वहाँ पर सुनवाई शुरू हुई तो जो याचिका की और डेट लेने की बात आई, उस पर सबसे पहला जो दावा था, सबसे पहले जो बात थी वो जनरल वालों की तरफ से, हमारे जो सामान्य वर्ग के भाई हैं उनकी तरफ से इस हाई कोर्ट के सबसे बड़े सीनियर यानी SK कालिया साहब वहाँ पर खड़े हुए। कालिया साहब खड़े हुए तो कालिया साहब ने कोर्ट में ये कहा कि उनकी एक पिटिशन आ रही है जिसमें उन्होंने TET में जो लोग छूट ले चुके हैं उसको हमने चैलेंज किया है। यानी उनका ये कहना है कि TET में भी अगर आपने एक छूट ले ली है नंबरों का, तब भी आपका माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। उस प्रेयर और अपने ग्राउंड्स के साथ हम जो है एक पिटीशन हमारी फाइल हो गई है, वो आ रही है, इसलिए हमको जुलाई में डेट दे दी जाए। इस बात को जरा गंभीरता से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि हमें जुलाई की डेट दे दी जाए क्योंकि हमारी पिटीशन आएगी और साहब जो है उस हमें वक्त चाहिए। जिस पर हमारी तरफ से वकील ने ये कहा, सतीश मिश्रा नाम ऐसा नहीं है कि किसी ने सुना नहीं होगा, सभी जानते हैं। उन्होंने ये बताया कि साहब इनकी पिटीशन ये जुलाई की डेट कर है, जुलाई में न रख के हम लोगों की पिटीशन आ रही है, कल आ जाएंगी हमारी, और हमारी एक और आ जाएगी 2-3 दिन में, तो इनको भी उतना ही टाइम दिया जाए जितने में जो है सब एक साथ आ जाए और उसमें कोई जो है मेजर इशू बचा नहीं है। तो जस्टिस राजेंद्र राय साहब ने, चूँकि CJ साहब नए थे, उनको इस मामले में पहली बार वो बैठे थे सुनवाई के लिए, उनको नहीं जानकारी थी इन सब मुद्दों की, तो जस्टिस राजेंद्र राय साहब ने उनको जो भी बताया, जो भी समझाया, उसके बाद जस्टिस राजेंद्र राय का ये कमेंट पास हुआ कि देखिए इसमें सब कुछ तो ठीक है, ATR ही आप लोगों का मुद्दा है जिस पे आप लोग बहस करना चाहते हैं, तो ये हम जो है इसके लिए हम बहुत टाइम आप लोगों को नहीं देंगे। और खास करके उन्होंने सुदीप सेठ साहब को जो है स्पेशली उन्होंने इस बात को मेंशन किया कि देखिए हम बहुत समय नहीं दे पाएंगे, तो आप लोग तय कर लीजिए कि इसको कैसे बढ़ाना है, हम इसको सुन के डिसाइड करेंगे। तो 25 तारीख, पहले 24 तारीख की डेट मिल रही थी, लेकिन सबकी सहमति के बाद और चूँकि फ्रेश केस की अधिकता ना हो, क्योंकि अब ये CJ साहब चले जाएंगे इस हफ्ते, अगले हफ्ते जब आपकी ये लिस्टिंग दोबारा होगी, जिस बेंच में आएगा ये मुकदमा, उसमें जो रेगुलर बेंचेज बैठ रही हैं उसमें से आएगा, यानी संभवतः जो बेंच होगी आपकी वो राजन राय साहब की और मनीष कुमार की होगी, अगर कोई विपरीत परिस्थिति नहीं उत्पन्न होती है तो ये बेंच मिलेगी, इस बेंच में सुनवाई होगी। एज ए फ्रेश केस लगाने के लिए बोला गया है, तो एज ए फ्रेश लगेगा, इसका मतलब है कि सुनवाई आपकी हर हाल में होगी। और देखिए अब इसमें लोग कहेंगे कि सुनवाई होने का मतलब आप लोग कल भी कहते हैं कि सुनवाई होगी। देखिए जनरल वालों की अब जो स्ट्रेटजी होगी वो मैं आपको पहले से समझा दे रहा हूँ। उनकी स्ट्रेटजी ये होगी कि वो हर बार ये कोशिश करेंगे कि जो है वो समय पे ना पहुँचे, इसलिए ना पहुँचे क्योंकि ऑर्डर जजमेंट उनके जैसा वो चाहते थे वैसा जजमेंट है। उनके जो गलत लोग थे उनके लिए पॉलिसी बन रही है, जो सही लोग थे जो बच रहे थे उसमें से अपने आप जो सिस्टम में आ रहे थे उनकी नियुक्ति बच जाएगी। तो उनको भी इस ऑर्डर में कोई बुराई नहीं दिखती, इसलिए उस ऑर्डर को वो बचाना चाहेंगे और उनके बचाने के लिए कोर्ट में जो भी पैतरे हो सकते हैं उन सभी पैतरों का इस्तेमाल वो करेंगे। एक बार वीडियो आप लोग शेयर भी करते हैं जो साथी जुड़ रहे हैं, जिससे तमाम और भी भाई बहन जुड़ सकें और इस चर्चा में भाग ले सकें। मैं आपके कमेंट भी लूँगा, लेकिन पहले एक बार मुझे थोड़ा सा आप वक्त दें कि कल और अभी तक का जो घटनाक्रम है और आगे जो हो सकता है उन सभी मुद्दों पर मैं अपनी बात रख सकूँ।
जो भाई परेशान है कि मेरा नाम अभी भी लिस्ट में नहीं जोड़ा गया है, उनसे गुजारिश है कि जो दिया गया नंबर, गिनती के ऐसे लोग होंगे, हम लोगों ने कल जो है बहुत मेहनत की है कि किसी का नाम छूटे ना, उन सारी प्रक्रिया को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। एक दो नाम अगर आपने टाइपिंग में कुछ एरर हुआ है या आपने पेपर पर लिख के भेज दिया, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेपर पर लिख कर चीज़ों को भेज दिया है, तो उन नामों को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि आपको टाइप करके अपनी डिटेल खुद भेजनी पड़ेगी। दूसरा कोई टाइप करेगा, कल उसमें कोई गलती निकलेगी तो आप कहोगे कि देखो हमारा नाम गलत कर दिया आप लोगों ने। आप खुद टाइप कर भेजेंगे तो आपके साथ गलती होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे कुछ नाम छूटे हैं, कुछ नाम हो सकता है मानवीय भूलवश छूटे हों, तो इसीलिए जैसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जल्दबाजी कर रहे हैं कि याचिका क्यों नहीं गई, लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है कि याचिका इन लोगों ने नहीं डाली, क्यों नहीं डाली। तो मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से हमारे पास वक्त था उस हिसाब से हम लोगों ने 2 याचिका दाखिल कर दी है, और जैसे ही उसकी कोर्ट कॉपी आएगी उसको आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ जो सबसे जो हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी याचिका के लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। सारी तैयारी, पूरी रिट तैयार है, बस ये नामों में जो करेक्शन है, जो नाम छूटे हैं, उन सबको जोड़ के इकट्ठा करके किसी का नाम ना छूटे, क्योंकि हम लोगों को बार बार याचिका डालनी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हम आगे 50 लोग और मिल जाएंगे तो एक याचिका और डाल के पैसा बचाने के लिए लड़ेंगे, ऐसा नहीं लड़ेंगे। हम लोगों ने तय किया है कि इस बार एक एक चीज़, पैसे का एक एक चीज़ का हिसाब आपके सामने रखना है, इतनी पारदर्शिता के साथ एक एक काम आगे बढ़ाना है कि कहीं भी किसी के मन में शक और संदेह की संभावना ही ना बचे। तो हम सब लोग इस तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी टीम इस तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। तो मैं हाईकोर्ट के बारे में आपको अपडेट दे रहा था। तो ये मान के चलिए कि जो 25 तारीख की आपकी डेट लगी है, 25 तारीख को बहस शुरू हो जाएगी, ये पूरी उम्मीद है। बहस शुरू होने का मतलब है कि सभी पक्षों को सुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष को सुन के कोई निर्णय पास कर लिया जाएगा। यानी आप ये समझिए कि जनरल वर्ग के जितने वकील हैं उनको सुनेंगे, साथ ही साथ जो हमारे और जो याची गैंग वाले हैं उनकी पूरी बात सुनी जाएगी, और साथ ही साथ जो 6800 की तरफ से जो जितने भी वकीलों की गैंग है उन सबको सुनी जाएगी। गैंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक दो लोग नहीं है, वहाँ पूरी एक टीम होती है। ऐसा लगता है कि कल कोर्ट में ऐसा दिख रहा था कि जैसे पूरा इसके अलावा और कोई मुकदमा ही हाईकोर्ट में पेंडिंग नहीं है। तो वो सारे वकीलों की फौज जो है, गैंग नहीं कहते इसको, फौज कहते हैं, ठीक है। फौज के रूप में जब वहाँ पर उतरेगी तो जज साहब भी कल कहते हैं कि जो इतनी भीड़ है इन सबको हम सबको नहीं सुनेंगे, आप लोग तय कर लीजिए कैसे आगे। तो जज साहब के ऊपर अगर वो चाहेंगे तो उसमें से कुछ वकील डिसाइड कर देंगे कि आपकी तरफ से ये पक्ष रख लें, आपकी तरफ से ये पक्ष रख लें। 2-3 वकीलों को, 4 वकीलों को, जितनी पार्टीज हैं, अगर 4 पार्टी हैं तो चारों के 4 वकील डिसाइड कर दिए जाएँ। अगर ऐसा मतलब जो है अगर समय बचाना चाहेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 वकीलों को ही सुना जाए एक पार्टी की तरफ से, ठीक है। तो कोर्ट में सिर्फ इतना हो सकता है 25 तारीख को कि वहाँ से फाइनल हियरिंग शुरू हो सकती है, क्योंकि उन्होंने काउंटर रिजॉइंडर के लिए पहले ही बोल दिया है कि सारी चीज़ें जो है सिंगल बेंच में हो चुकी हैं। चूंकि ये स्पेशल अपील है और आपने 24 तारीख का जजमेंट पढ़ भी लिया होगा, उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अब हम फाइनल बहस करेंगे, किसी को कोई भी प्लीडिंग कंप्लीट करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। तो ये मान के चलिए कि 25 तारीख से आपकी फाइनल हियरिंग शुरू हो जाएगी। और जो हमारे साथ जुड़े हुए 2500-2600 लोग हैं उन सभी को ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो है हम लोग पूरा दिन भर जो हमारे पास टाइम है उसमें सारे करेक्शन, सारी चीज़ें इधर उधर करके, पीडीएफ के नाम पर गुमराह मत करो, अजय कुमार लिख रहे हैं पीडीएफ के नाम गुमराह मत करो। देखो ऐसा है ना, जो गुमराह लोग होते हैं, जो बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं, उनको यही सब दिखता है। तो बेवकूफ़ हो तुम, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई गुमराह कर रहा है, तो मत गुमराह हो। क्यों गुमराह हो रहे हो? तो छोड़िए, ऐसे एलिमेंट्स में हम लोग चर्चा नहीं करते। तो 25 तारीख से हम लोग फाइनल हियरिंग की तरफ बढ़ जाएंगे, और उसके पहले जो हमारे सारे लोग हैं उनको हम लोग जो है, देखिए प्रज्वल भाई, डिटेल जितनी ज़रूरी होगी उतनी रखी जाएंगी। हम लोगों ने पूरी डिटेल मंगा ली है जिससे किसी की कोई डिटेल न रह जाए, ठीक है। तो जो डिटेल ज़रूरी होगी वो रखा जाएगा, बाकी डिटेल वहाँ से हटा दी जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग कोर्ट के बारे में थोड़ा सा और 1 मिनट का समय लूँगा आपसे, कि कोर्ट में सिर्फ इतना हो सकता है कि 25 तारीख से फाइनल हियरिंग शुरू हो जाएगी, और उसके पहले हम लोग ये जो हमारे सारे याची हैं इनको हम लोग कोर्ट में पिटीशन के माध्यम से वहाँ पर पहुँचा देंगे। इसमें समस्या इसलिए आ रही है, देरी इसलिए हो पा रही है कि बीच में इधर पहली चुनौती ये थी कि किसी भी तरीके से हमारे वकील वहाँ पर अपीयर हों, उसकी तैयारी करनी है, जिससे स्टेज ऐसा कुछ ना हो कि सारी प्रक्रिया धरी की धरी रह जाए और 5-5 साल लोग याची ही बनते रहें। क्योंकि 12,460 में अब भी लोग याची बन रहे हैं। अभी कल उनकी एक फाइल जो है फाइल गई है वहाँ पे, ठीक है। तो अजय कुमार जैसे बेवकूफ़ों को जो है उनके हाल पे छोड़ दीजिए। ये शादी में नाचने वाले जैसे लोगों की तरह हैं, जो नाचने के लिए आते हैं, उस टाइप के लोग हैं। इन पर जो है ज़्यादा ध्यान ना दें। उनको जो लोग जो भाई जवाब दे रहे हैं वो भी ना दें, उनको उनके हाल पे छोड़ दें। ऐसे जो है वो ताली वाली बजाने वाले जो बीच में होते हैं उनको आते रहना चाहिए, मनोरंजन का साधन है, इनको देखते रहिए, ठीक है। अब हम आते हैं कोर्ट से थोड़ा सा चीज़ें वहाँ पर जो हुआ उसको बताने के बाद अब हम लोग आते हैं, चूँकि चुनाव खत्म हो चुका है। माननीय शिक्षा मंत्री जी कल लखनऊ आ गए हैं, तो वहाँ हम लोगों ने बातचीत की है कि किसी भी तरीके से माननीय मंत्री जी से मिलकर इस मामले में कोई बाहर का रास्ता ऐसा हो, जैसे जनरल वालों के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है,
तो हमारे जो लोग वंचित हो रहे हैं इस नई प्रक्रिया से, उनके लिए कोई जो है रास्ता तैयार किया जाए, जिससे हमारा भी जो 6800 की लिस्ट है वो पूरी तरह से उसमें शामिल हर एक आदमी का सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। बाहर के रास्ते में अड़चन यही है कि जब तक हम लोग इस बात के लिए आश्वस्त नहीं हो जाएंगे कि हमारे सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तब तक कोई भी समझौता या कोई बातचीत करना इसलिए नुकसानदेह है कि लोगों को ये लगेगा, देखिए कोर्ट से कोई जजमेंट हमारे खिलाफ आता है तो उसको ये लोग ये मानते हैं कि ये जो है कोर्ट का डिसीजन, इसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाहर के रास्ते अगर कोई बात बनेगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लोगों को ये लगेगा कि लोगों ने समझौता कर लिया। तो हम लोगों की कोशिश है कि माननीय मंत्री जी के माध्यम से कोई ऐसा रास्ता निकले कि जिसमें हमारे मामले का संपूर्ण समाधान हो। और इसमें अच्छी बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को अभी हाल फिलहाल जो हमारे कुछ लोग मुलाकात करेंगे उनसे बोला है कि हम लोग ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं जिसमें सारे के सारे 6800 लोगों का चयन सुनिश्चित हो जाए। ठीक है, तो हम लोग उस प्रयास में भी आज शाम से हम लोग लगातार लग जाएंगे और उम्मीद रखिए कि आने वाले 2 से 3 दिनों में माननीय मंत्री जी से मुलाकात भी हो जाएगी और जो भी रास्ता बन पड़ेगा उस रास्ते हम लोग, अगर लगेगा कि सारे लोग जो है चयनित हो जाएंगे, तो उस रास्ते हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे और माननीय मंत्री जी से गुजारिश करेंगे कि ऐसा कोई रास्ता तलाशें जिससे हम लोगों के लिए भी नियुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो सके। तो हम लोग जो है इन 2 रास्तों पर आगे बढ़ेंगे और पूरे प्रयास में जब हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि बाहर के रास्ते जो हमारे प्रयास चल रहे थे, कोर्ट का मैटर आने, देखिए कोर्ट में हम लोगों के आने का सिर्फ एक मतलब है, सिर्फ ये मतलब है कि अगर कोर्ट में एक बार मामला स्टे हो गया तो ये मान के चलिए कि अगले कई साल तक जो है मामला स्टे पर बरकरार रह जाएगा, क्योंकि सामने छुट्टियां हैं, छुट्टियों के बाद बेंच बदलेगी, बेंच के बाद जजेस बदलेंगे, जजेस के बाद पता चला कि लिस्निंग नहीं हो पा रही है, लिस्निंग होने पर पता चला नंबर नहीं आ रहा है। ये सब सारी चीज़ें कोर्ट में आप लोग सिंगल बेंच में देख चुके हैं, तो उसमें अब ये नहीं होना चाहिए कि इसमें कुछ नया होगा। वही तरीके से चीज़ें फिर भाग के जाएंगी अगर राजन राय साहब की बेंच निकल गई तो अगर राजन राय साहब इस बेंच मामले को सुलझा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये मामला बहुत लंबा खींचेगा। इसलिए हम लोग अपने दोनों प्रयास में जो है लगातार लगे रहेंगे ताकि कहीं से भी ढील ना छोड़ी जाए, जिससे नियुक्ति जल्द से जल्द प्राप्त की जाए। तो ये तो हो गई नियुक्ति के लिए जो हम लोग प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपसे कहनी है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आप जो है सोशल मीडिया पे आप जो है इस ढंग से बातें करते हैं, बिल्कुल शहद जैसी बातें करते हैं। तो मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे शहद जैसी बातें रखना इसलिए मेरी मजबूरी बनती है कि मीठा बोलना इसलिए मुझे जो है मजबूरी मेरी बन जाती है कि मैं जिनसे कांटेक्ट में हूँ, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, जिनके लिए जो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, जिनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो सब किसी अंबानी या अडानी के बेटे नहीं हैं। वो सभी इस दंश को रोज़ झेल रहे हैं। मैं बहुत लोगों को व्यक्तिगत जानता हूँ जिनके लिए नौकरी नहीं है, उनके जीने का एकमात्र सहारा है। बहुत लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जो मजदूरी करके हम लोगों को सहयोग करते हैं कि किसी भी तरीके से हमको नौकरी हमारी मिल जाएगी। बहुत से लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जिनके रिश्ते इस वजह से टूट गए क्योंकि उनकी नौकरी नहीं लगी। तो इतनी परेशानियों के साथ जो हमारे लोग जी रहे हों, उनको अगर हम लोग जो है सोशल मीडिया पे आके, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरा क्या कर लेगा अगर मैं सोशल मीडिया पे किसी को गाली दूँ तो मेरा कोई क्या कर लेगा, अगर मैं उल्टा सीधा बोलूँ मेरा कोई क्या कर लेगा, नहीं कुछ कर पाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरी परवरिश है, मेरे संस्कार हैं, मेरा ये मानना है कि अपने खिलाफ जो बातें हो रही हैं उसको इसलिए सुनो कि अभी आपका वक्त नहीं है। जिस दिन आपका वक्त आएगा उन सारे लोगों का, मुझे एक नाम बहुत अच्छे से याद है और अगर मैं करेक्ट हूँ तो, अगर मुझे नाम ठीक ढंग से याद है, एक नाम हुआ करता था सूर्यकांत चौहान। तो मुझे कई लोग, मेरे कई भाई, मुझे तो इतना वक्त नहीं रहता कि मैं इन सब चीज़ों में लगातार इन्वॉल्व रहूँ, तो मेरे कई भाई लोग मुझे उस आदमी का स्क्रीनशॉट मुझे भेजते थे कि उनका एक सूत्री कार्यक्रम होता था कि एक ग्रुप था, वहाँ पे वो लगातार सुबह से लेकर रात के सोने तक सिर्फ और सिर्फ उल्टी सीधी बातें लिखना और खास करके मेरा नाम लिख के उल्टा सीधा लिखना था। तो लोगों ने कहा कि आप कभी इसको कुछ बोलते नहीं हो, कभी इसके लिए, तो मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा। हो सकता है कि वो व्यक्ति कुंठित हो, या हो सकता है उसके बारे में मेरे बारे में किसी ने उससे गलत फीडिंग की हो, या हो सकता है कि उसके खुद के निजी विचार हों। इस देश में सबको अभिव्यक्ति किया जाती है, कोई कुछ भी बोल सकता है, तो किसी को कुछ कहने का ये मतलब नहीं है। अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ, जिस दिन हम लोग कामयाब होंगे उस दिन सारे लोगों को जवाब मिल जाएगा। और आज मैं उस सूर्यकांत चौहान को देखता हूँ तो वो सूर्यकांत चौहान आज सबसे समझदारी का परिचय देते हुए जो वास्तविक स्थिति है उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं उनकी पोस्ट कभी कभी मुझे देखने को मिल जाती है, हम लोगों के ग्रुप में वो जुड़े हैं, तो उनकी पोस्ट जब देखता हूं तो मुझे इस बात की तसल्ली होती है कि मेरे सब्र रख लेने से, मेरे सूर्यकांत चौहान को पलट के कभी जवाब न देने से, वक्त ने जो जवाब सूर्यकांत चौहान को दिया है शायद मेरा जवाब उसके इर्द गिर्द भी नहीं जाता। पूरा जवाब की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मेरा ये मानना है कि मैं आपसे सोशल मीडिया पे जब भी रूबरू होता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी आप मेरे वीडियो को देखें तो कम से कम आपके मन में ये मलाल ना हो कि मैं जिस व्यक्ति को सुन रहा था उसने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोला।
मैं कोशिश, ये भी मैंने 1-2 नामों को बोल भी दिया, वो इसलिए बोल दिया कि मेरे सामने से होके गुजर गए और मुझे ये भी पता होता है कि ये सब जो है फेक आईडी के लोग हैं, इसलिए मैंने बोल दिया। बाकी जेन्युइन आदमी मैं जिनको जानता हूँ, मैं अपने खिलाफ, मुझे जानने वाले लोग जानते हैं कि मेरे खिलाफ जो लोग बोलते हैं, मैं उनको भी कुछ इसलिए नहीं कहता हूँ, कि अपने लोगों से भी यही कहता हूँ कि इनका हिसाब जो है वक्त देगा, इनका जवाब जो होगा वो ये होगा कि हम अगर इनके लिए नौकरी ले आ पाए तो इससे बेहतर जवाब इनके लिए कुछ नहीं हो पाएगा। और शायद अपने कहे पे शर्मिंदा होंगे, उनको लगेगा कि यार हम, जो लोग हमारे लिए इस गर्मी में तपती धूप में दिन रात भाग दौड़ करके हमारे लिए मेहनत करते थे, कभी हम ये भी नहीं पूछते थे कि खाना खाया कि नहीं खाया, कब सोए कब उठे, 2-2 बजे रात तक ये लोग पीडीएफ बनाते रहते हैं, लिखते रहते हैं, हमारी बातें भी सुनते हैं, उसके बाद भी हमारे लिए भागते हैं। लोग कह रहे थे कि रिविजिट विजय यादव करवा रहे हैं, वो रिविजिट भी नहीं हुआ, वो भी काम नहीं हुआ, तो अब उनको लग रहा है कि अब नया क्या निकालें इनके खिलाफ। तो वो देखो क्या होता है, जैसे काम करने वाले लोग, जो क्या काम करने वाले के पास इतना वक्त नहीं होता वो दूसरे की बुराई करने जाए, लेकिन जिसको काम ही नहीं करना, निकम्मों की ज़िंदगी, जो निकम्मे होते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी की सिर्फ दूसरों की कमियां खोजने में निकल जाती है। तो ऐसे लोगों को क्या ही कहा जाए। लेकिन हाँ, मेरी ये कोशिश रहती है कि सोशल मीडिया पर जब भी मैं आपसे जुड़ूँ तो कम से कम जब वीडियो ख़त्म हो तो आपके मन में ये तसल्ली ज़रूर हो कि मैं जिस डिप्रेशन में था, जिस परेशानी में था, मैंने जिस आदमी के लिए अपने 20 मिनट 25 मिनट खर्च किए, उसको सुनने के बाद कम से कम उसने मुझे अपमानित करने का कार्य नहीं किया। और मुझसे ये उम्मीद रखिए, अगर आप मेरे लिए कितना भी बुरा लिखेंगे तो कम से कम सोशल मीडिया पे मुझसे उम्मीद मत रखिए, मैं पलट के आपको जवाब दूंगा। लेकिन हाँ, जिसको अपने मन की भड़ास निकालनी हो, जिसको लगता है वो बहुत बड़ा तुर्रम खान है और वो बहुत बड़ा माफिया है इस उत्तर प्रदेश का, और वो कुछ कर सकता है मेरे खिलाफ या मुझे धमका सकता है, कुछ कर सकता है, तो उसके लिए मेरा नंबर तो लगभग सबके पास है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास मेरा नंबर नहीं है। 6800 लोगों में लगभग सारे लोगों के पास मेरा नंबर है, ग्रुपों में है। तो वो लोग व्यक्तिगत अपनी भड़ास निकालने के लिए मुझे फ़ोन कर सकते हैं, तो शायद मैं उनसे उस लहजे में बात कर पाऊँ जिस लहजे में वो समझना चाहेंगे या जिस लहजे में वो बात करना चाहेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे एटलीस्ट आप मुझसे ये उम्मीद ना करें कि मैं जब भी सोशल मीडिया पे लाइव या किसी माध्यम से जुड़ूंगा, क्योंकि मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके गार्जियंस, जो हमारे पिता तुल्य लोग हैं, माताएँ हैं, वो लोग इस वीडियो को देखती हैं, तो उनके सामने मैं अपनी परवरिश की जो है नुमाइश नहीं करना चाहता। इसलिए मैं सोशल मीडिया पर बहुत सावधानीपूर्वक अपनी बात रखने में यकीन रखता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों की जो प्लानिंग थी मैंने आपसे शेयर किया। कोर्ट के बारे में सिर्फ इतनी सी जानकारी कि 25 तारीख से हम लोग फाइनल हियरिंग के लिए आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगर नहीं होता है तो उसको आप अपना बैड लक मानिए, क्योंकि जस्टिस राजा राय साहब जैसी बेंच दोबारा नहीं मिलेगी जो इस मामले को नेड़े तक पहुँचा सकती है और आपके पक्ष में पहुँचा सकती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, एक चर्चा उठी कि उपेंद्र मिश्रा सर को हम लोगों ने जो है सरप्राइज के रूप में कोर्ट में अपीयर कराया। ये क्यों कराया? इसलिए कराया क्योंकि विपक्ष को ये क्लू ना मिले कि हम किस तैयारी के साथ आए। दूसरी बात, हम लोग कहेंगे कि अरे युवन मिश्रा को क्यों किया गया, सतीश चंद्र मिश्रा को क्यों किया गया। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, लोहा जो है वो लोहे से ही कटता है। आप जो है प्लास्टिक का हथियार लेके लोहे से नहीं लड़ पाएंगे। तो जिस व्यवस्था में हम आप जी रहे हैं, अगर आप सबको एक तराजू में तौलने का काम करेंगे, अगर आप कहेंगे कि नहीं फला मिश्रा ने गड़बड़ किया तो फला मिश्रा वफादार कैसे हो सकता है, फला यादव ने गद्दारी की तो फला यादव वफादार कैसे हो सकता है, तो इन सब चीज़ों को आपको भूल जाना पड़ेगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जिस व्यवस्था में आप जी रहे हैं उस व्यवस्था में आपको ये देखना है कि बहुत बुरों में कम बुरा कौन है और बहुत कम अच्छों में ज़्यादा अच्छा कौन है। उस चीज़ों से आपको आगे बढ़ना है। तो आप जिन वकीलों का नाम ले रहे हैं उनकी एक रेपुटेशन है, उनका एक ओहदा है, एक जो है रिकॉर्ड है उनका, वो मुकदमा लड़ते हैं। तो वो ये नहीं देखते कि हम किसी जाति धर्म से इसके लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए मुकदमा, उनका वो प्रोफेशन है, उसके साथ वो जस्टिस करते हैं, उसके लिए वो लड़ते हैं। जो लोग नहीं लड़े उनको हम लोगों ने रिप्लेस किया, उनको नहीं लिया। रही बात उपेंद्र मिश्रा सर की, उन लोगों को उनको हम लोग इसलिए ला रहे हैं, हम लोगों ने उनकी बहस देखी है। आज जिस जजमेंट उनके कराए, जितने जजमेंट हैं, उसी जजमेंट को लेकर पूरी लड़ाई लड़ी गई। और जब तक ये जजमेंट नहीं आया था, इसके पहले उन्होंने यहाँ तक अपने मामले में आने तक को मना कर दिया था। हम लोगों ने कोशिश की, उनसे बात की। इस जजमेंट आने के बाद जब उनको दिखाया, उन्होंने जजमेंट में कमियां गिना दी, कितनी सारी कमियां हैं, और जिस बेस पे इन्होंने एटीआरई को खारिज किया है, इस बेस पे ये एटीआरई को कभी खारिज कर ही नहीं सकते। ये जजमेंट पूरी तरह से गलत है। उन्होंने ये भी बता दिया कि किस बेस पर वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस बेस पे न करके इस बेस पे करके आपको एक मौका दिया है कि आप अब एटीआरई को, इस बात को मैं साबित कर सकता हूं कि ये जो है पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि जज ने उसी जजमेंट में खुद इस बात को माना है कि ये दोनों के दोनों क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैं। तो उस बात के लिए पूरी तैयारी के साथ हम लोग लेकर आ रहे हैं और एटीआरई पर हम लोग जीतेंगे भी। इतने जो है तैयारी के साथ हम लोग आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग कोर्ट के बाहर के रास्तों पर अपना प्रयास लगातार जारी रखेंगे। कोशिश हमारी ये है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन अब इस मामले को लंबा नहीं होना। देखिए प्रज्वल भाई, कोर्ट आपकी बंद हो रही है 30 मई को,
30 मई को जो है आपकी कोर्ट बंद हो जाएगी। तो 30 मई के बाद जो है आपके पास रास्ते बचेंगे नहीं। और स्टे हम लोग इसलिए नहीं चाहते कि अगर एक बार स्टे हो गया तो 2018 से भर्तियों पर स्टे है। वो आज उनकी हालत देखें तो कल मैं देख रहा था कि अभी भी उनकी पिटीशन जा रही है और स्टे जो है 2018 से। तो आप सबको ये समझना होगा कि क्या 3 जून को बंद होंगे कोर्ट, बात 3 जून की नहीं है। 3 जून आपको क्या लग रहा है 25 तारीख के बाद जो है आपको 3 जून की डेट मिलेगी? तो ये मान चलिए कि हमारे पास 30 तक मौका है कि 30 तक अगर हमारी कोई और डेट मिल जाती तो मिल जाएगी, नहीं तो ये डेट जो है जाके जुलाई में ही लगेगी, उसके बाद की डेट नहीं मिलेगी आपको। हाँ कि अगर 1, 2, 3 जून में आप उम्मीद करें तो नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय जितने मुकदमे लगने थे वो लगा रहे हैं, जज साहब लगातार लगा रहे हैं। कल कई मामलों में उन्होंने डेट जो है जुलाई की दी है। तो ये मान चलिए कि अब जो 25 के बाद जितने भी मामले होंगे, हो सकता है अगर नेक्स्ट डे का लगा दें वो तो ठीक है, नेक्स्ट वीक का भी लगा दें तभी बहुत मुश्किल है कि आपका मामला जो है नेक्स्ट वीक का भी लगे। तो इसीलिए हम लोगों का प्रयास है कि स्टे अगर नहीं होगा तो सारे जो प्रयास हैं, जो अभी आप लोग कह रहे हैं ना कि आंदोलन होना चाहिए, अगर स्टे नहीं लगेगा तो आंदोलन का भी रास्ता खुला रहेगा। फिर आप आंदोलन के माध्यम से दबाव बनाकर मंत्री जी से ये कह सकते हैं नहीं, आप जैसे उनके लिए पॉलिसी बना रहे हैं आप हमारे लिए भी पॉलिसी सीख करिए। वो कहेंगे उनके पास कोर्ट का जजमेंट है तो उनसे कह दीजिए आपके पास कैबिनेट है, आपके पास सरकार है, जो कैबिनेट उनके लिए पॉलिसी बनाएगी वही कैबिनेट हमारे लिए भी फैसला लेकर हमारे लिए पॉलिसी बनाए, चाहे बैकलॉग के पद ऐड करके हमको नौकरी दे, लेकिन दे। तो ये सब तभी हो पाएगा जब आपके लिए स्टे नहीं होगा। तो अगर स्टे हो गया तो ये मान के चलिए कि आपका जो है कुछ भी नहीं हो। अगर स्टे हो गया तो फिर ये प्रक्रिया वहीं पर शून्य हो जाएगी और अगले कई साल तक ये चलती रहेगी। तो हम लोग इसीलिए स्टे नहीं चाहते। हम लोग कोशिश है अगली डेट पर आप देखिएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिनको कोई संदेह रहा करे वो लोग चले आया करें, हम लोग कोर्ट में उनको पास बनवा देंगे और चल के अपना बैठ के वहाँ पर सुनवाई सुने और देखें। अगली डेट पर जो हमारी तैयारी है वो आपको दिखेगी भी। हम लोगों की तैयारी ये है कि किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट करके जस्टिस राजा साहब से कहा जाए कि साहब इस मामले में कुछ बचा नहीं, सिर्फ पीटीआर पे सुनना है। अगर आप इसको आज सुन रहे हैं, कल के लिए अगर आप इसको 10:15 बजे लगा दें तो पूरे दिन भर में हमारा ये मामला डिसाइड हो जाएगा। तो हम लोगों की पहली कोशिश ये है कि 25 तारीख को जब अपना मामला लगे तो 26 तारीख को 10:15 बजे के लिए उसको हम लिस्ट निकालेंगे। नहीं 26 को हो तो नेक्स्ट वीक में 10:15 बजे अगर हमारा मामला हमारा लिस्ट हो गया तो ये मान चलिए उस दिन ये मामला सुन के डिसाइड हो जाएगा। तो हम लोग इसीलिए स्टे नहीं चाहते क्योंकि प्रक्रिया बहुत लंबी ना गुजरे। तो चलिए थोड़े आपके कमेंट ले लिए जाए, बाकी जो मैं चर्चा करें। हाँ, एक जो विशेष आग्रह आप लोगों से ये है कि जिनके नाम में कोई करेक्शन है, जिनका नाम अभी भी 2-4 लोग ऐसे हैं, अगर किसी का छूटा, हालांकि कोशिश तुम लोगों ने की है कि किसी का ना छूटे, लेकिन अगर किसी का छूटा भी है तो आप कोशिश ये करिए कि आप फ़ोन ना करें। आप फ़ोन करेंगे तो जो आदमी काम कर रहा है वो फिर सिर्फ फ़ोन अटेंड करता रह जाएगा। आप जो नंबर दिया गया है 80 52 82 10 82, उस पर जो भी अपनी समस्या है उस समस्या को लिख कर भेज दीजिए। टीम के लोग वहाँ बैठे वर्क कर रहे हैं और लगातार बेचारे सुबह से उठ के लगातार लगे हुए हैं। तो आप फ़ोन के माध्यम से करेंगे तो उनको डिस्टर्बेंस होगा, वो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक मैसेज कर देंगे, उनको मैसेज करके छोड़ देंगे, तो जब भी वो मैसेज रीड करेंगे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें कि 25 तारीख को जो याचिका की सुनवाई होगी उसमें आपका नाम जो है ऐड हो जाएगा। और एक पिटीशन जो पूरी ड्राफ्ट होकर रेडी है, सिर्फ नामों में जो करेक्शन है, जो सारी चीज़ें हैं, हम लोगों की कोशिश है कि कोई ऐसी चीज़ न छूटे उसमें कि किसी हमारे भाई का नाम रह जाए और बाद में फिर उसको हम कहाँ से ऐड करेंगे, फिर हमको याचिका न डालनी पड़े। नहीं, इसी एक याचिका को हम आगे बढ़ा के अपने सारे लोगों को कोर्ट में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए जो आपके सवाल हो जल्दी जल्दी उन सवालों को पूछिए। और कई लाखों रुपए कमाओ और 68 कभी कोर्ट कभी बाहर रास्ते पर घुमाते रहो चक्कर घूमने की तरह। देवयानी कुर्मी जी, शुक्रिया आपका, बहुत शानदार आपने जवाब दिया है। इस जवाब के लिए आपको 2 रुपये का पेमेंट, अगर इतना काम आप बीजेपी IT सेल के लिए करें तो आपको 2 रुपये का पेमेंट मिलेगा। हम लोग तो बेरोजगार हैं, हम लोग आपको कुछ नहीं दे सकते। शुक्रिया। सुनील भाई लिख रहे हैं कि बाहर के रास्ते का क्या प्लान है। देखिए, प्लान का मतलब ये है कि हम लोग ये माननीय मंत्री जी से ये बातचीत कर रहे हैं कि जो हमारा नुकसान हो रहा है जजमेंट के बाद उसकी भरपाई कैसे हो सकती है। उसकी भरपाई ऐसे हो सकती है जो लोग अपने आप इस प्रक्रिया में आ जा रहे हैं उनको रखा जाए, साथ ही साथ जो लोग रह जा रहे हैं उनके लिए अब तक जितनी भी सीटें खाली हैं उन सीटों को ऐड करके उस नुकसान की भरपाई की जाए। या फिर जैसे उनके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है, पॉलिसी बनाने के लिए किसी कोर्ट के डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आप उसी गौरव प्रधान के जजमेंट का हवाला देके अपनी कैबिनेट से पास करवा के पॉलिसी बनवा लें और हम लोगों को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई आप कर दें। ये हम लोग मंत्री जी से बात कर रहे हैं और इस प्रयास में हम लोग आगे चल रहे हैं कि इस प्रयास में सफलता मिल जाए तो अगले कई साल हमारे बचत। देखिए, हमारा मेन मोटिव हम लोगों का जो है वो ये है कि किसी भी तरह इस मामले को लंबा ना खींचने दिया जाए, क्योंकि जितनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी उतना अच्छा है, क्योंकि चीज़ें बाद में बिगड़ती ही जाती हैं। 12,460 का देख लीजिए, 68,500 का देख लीजिए,
आज कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, याचिका कब फाइल होगी विकास भाई? सब पूरी याचिका रेडी है, बस नामों में कोई जो करेक्शन है वो सुधारे जा रहे हैं, किसी का नाम ना छूट पाए, इन सारी चीज़ों पर बात की जा रही है। साथ ही साथ अलग अलग पिटिशन के लोग जुड़े हैं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही पिटिशन की याचिका है तो एक फाइल निकलवा के कर दिया जाए, और अगर सबको अलग अलग किया जाएगा तो ये मान के चलिए कि 10 लाख रुपये तो आपके अलग अलग याचिका फाइल करने में ही खर्च हो जाएंगे। तो ये इन सब सारी बातों पर जो है चर्चा करके हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे अपने सारे लोगों को एक साथ जो है कोर्ट में शामिल करवा पाएँ। ठीक है, आंसर की तो पहले नहीं हो जाएगा। एक तो यार मुझे शिकायत ये होती है ना कि आप लोग पता नहीं कैसी कैसी आईडी बना के थोर भाई लिख रहे हैं कि भाई आंसर की में कुछ पहले तो नहीं हो जाएगा। अपना नाम लिखा करिए, नाम लिखेंगे बड़ा अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा। देखिए क्रिकेट फ़ैन लिख रहे हैं छोटे लोगों को मिलकर, अगली PDF कब आएगी? अब बताओ, अब क्रिकेट फ़ैन के बारे में मैं क्या जानकारी दूँ आपको? ये सब आप लोग क्यों करते हो? आप लोग अपनी अच्छी सी आईडी बनाइए, अपने नाम की आईडी बनाइए, अपनी ईमेल आईडी भी बनाइए, तो अच्छा सा उसमें नाम लिखिए जो दिखने जो लगे कि हाँ नहीं ये मेरा नाम, अगर कोई ले भी तो गर्व से ले। ठीक है, तो जो भी आपके सवाल थे उत्तर कुंजी को लेकर जो सवाल था, उत्तर कुंजी में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब तक इस रास्ते में जो है क्या नाम है 6800 के लिए कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं होगा, तब तक वो उत्तर कुंजी पे उनके सामने समस्या ये है कि वो कौन सा रास्ता अपनाएंगे। हाँ, अगर इस पे स्टे हो गया तो फिर उनके सामने मजबूरी हो जाएगी, तो वो दोबारा कोर्ट में बोलेंगे कि स्टे हो गया है तो हम कौन सी कट ऑफ माने, तो जो कोर्ट उनको सजेस्ट करेगी उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि 6800 में अगर स्टे नहीं हुआ तभी दोनों रास्ते खुले हैं, उत्तर कुंजी का भी इसका भी। स्टे हो गया तो सारी प्रक्रिया यहीं थम जाएगी। अनुष्मा भाई मेरा सुपर टेट मार्क्स 68 नंबर और फ़ोन नंबर नहीं जुड़ा गया, बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए हमने वो सारी चीज़ें आपसे ले ली हैं जो ज़रूरत पड़ सकती थी। अब उसका ये मतलब नहीं वो सारी चीज़ें जाएंगी ही जाएंगी, अब उसमें से हमें जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो हम ले लेंगे, जो ज़रूरी नहीं होगी उसको हटा देंगे। ठीक है, राहुल लिख रहे हैं कि स्टे करवा लो, उसके लिए लोग लगे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्टे चाहते हैं और वो लगे भी हैं कि स्टे हो। लेकिन हम लोग अपना देखिए, दो बातें तो बिल्कुल मैं आपसे साफ कर दूँ, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ कि मेरे पास एक रास्ता था, वो रास्ता ये बनता था कि जहाँ लो गुणांक खेला जा रहा था, मैं भी लो गुणांक और हाई गुणांक बांट के आराम से 3000 4000 लोगों को सिंगल अकाउंट जारी करके याची बना सकता था। पहला रास्ता ये था। दूसरा रास्ता ये था कि सबको साथ लेकर चलकर ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। तो मैंने दूसरा रास्ता चुना है। ये कठिन जरूर है, लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलकर हम लोग अपने 6800 के वे भाई जिनके लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और जिनके लिए कोर्ट ही आखिरी सहारा दिख रहा है, उनके लिए भी कोई रास्ता निकाल पाएँ, क्योंकि पर्याप्त सीटें खाली हैं। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कर सकता है तो बेसिक शिक्षा विभाग को करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ना तो कोई कानूनी अड़चन है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है लगातार उन सभी मुद्दों पर प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी से कब मुलाकात होगी? कुछ और राहुल जी, राहुल भाई हम लोग मंत्री जी कल आ गए हैं लखनऊ, हम लोग लगातार जो है उनसे उनके कांटेक्ट में हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जैसे उनका टाइम मिलता है हम लोग अपनी मीटिंग उनके साथ करेंगे। और ये जो मीटिंग होगी वो निर्णायक मीटिंग होगी और उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता बन पड़ेगा। लेकिन ये रास्ते तभी आगे बढ़ पाएंगे जब न्यायालय में स्टे जैसा कुछ नहीं होगा। और मैं तो पहल आपसे करवाना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो लोग आज हितैषी बन रहे हैं और लोगों को लो गुणांक हाई गुणांक में बांट रहे हैं और जो आज ये बता रहे हैं कि कोर्ट में वो होते तो बहुत तगड़ा तीर मार देते, हालांकि उनके तीर हम लोगों ने सिंगल बेंच में देखे हैं और अपने साथ भी रह के देखे हैं और साथ ना रहकर भी देखे हैं। और कल भी हमने देखा कि कितनी अच्छी तैयारी थी उनकी तरफ से, कौन था और उन्होंने क्या बात रखी, क्या बोला भी कि नहीं बोला, आए भी कि नहीं आए, खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए। इन सब बातों पर चर्चा करने का वक्त नहीं है, ये इन सब पे कभी फिर चर्चा हो जाएगी। लेकिन पहला उद्देश्य ये हो कि नौकरी मिले और सबको मिले। और मेरा ये मानना है कि अगर हम सब लोग मिलकर प्रयास करें तो इस मामले में हम लोग माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलके, मैंने कहा कि मैं आपसे एक पहल चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने उन सभी रहनुमाओं को, अच्छा एक ज़रूरी बात जो देखिए छूटी जा रही थी वो ये है कि कल जितने भी खातेधारक हैं, खास करके 6800 की मैं बात करूं, उनमें से वकील सिर्फ आपके दिखे, इसके अलावा किसी के वकील वहाँ दिखे नहीं हैं। तो इन पर भी आप लोगों को ध्यान देना है कि आप जुड़े अगर कहीं पर तो आपकी नौकरी के लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ याची बना देना ही अगर नौकरी मिलना है तो वो आपके लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ये नौकरी के लिए हितैषी नहीं है, नौकरी के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो एक ऑनलाइन सर्वे, विजय अगर तुमने धोखा दिया तो समझ लेना। कसम से कभी कभी मुझे लगता है कि अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो आदमी का जीवन कितना बोरिंग हो जाता। ये ऐसे नमूने टाइप के लोग आते हैं तो कितना मनोरंजन होता रहता है। अब बताओ ये धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने धोखा दिया तो ठीक नहीं, अरे यार तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हें धोखा दूंगा? क्यों धोखा दूंगा तुम्हें मैं?
तुम अपना देखो, अपनी नौकरी के लिए प्रयास करो, तुम्हें कोई क्यों धोखा दूंगा। तो ऐसे लोग बीच बीच में आने चाहिए, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है। ठीक है। कई बार डिटेल भेजने के बाद भी नाम लिस्ट में नहीं हो पाया है। कई बार यही तो समस्या है, आपने कई बार भेजा तो क्यों ऐड होगा। आप जो है एक बार जो है अपनी अगर नाम छूटा है तो एक मैसेज, बाकी सारे मैसेज डिलीट कर लीजिए, सिर्फ एक मैसेज छोड़ दीजिए कि मेरा नाम PDF में नहीं है, सिर्फ इतना लिख के आप छोड़ दीजिए। ठीक है। कुछ और लिख रहे हैं कि कितनी सीटें मिल रही हैं। राहुल भाई मैं देखिए मुझे नहीं पता है, हालांकि कुछ लोगों ने शुरू किया था कि वो कितना 4200 4000 से शुरू होके 1500 पे आ गए थे, उनको हो सकता है जानकारी। मुझे ये जानकारी नहीं है कि कितनी सीटें मिल सकती हैं। मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि जो नुकसान हो रहा है, जिसके लिए अगले हम 3 साल 4 साल कोर्ट में लड़ने को तैयार बैठे हैं, उस नुकसान की भरपाई अगर हम एक साथ एक मंच पे खड़े होकर, मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिक शिक्षा मंत्री सिर्फ हमारे नहीं हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है वो सिर्फ हमारे नहीं हैं, वो सबके हैं। ये जो झूठ लोगों के सामने परोसा जाता है, उससे बेहतर है कि आप अपना एक अलग डेलीगेशन बनाओ। आप भी मिलो ना, आपको कौन मना कर रहा है भाई। आप जो है अलग डेलीगेशन बनाओ, आप अलग डेलीगेशन मिलो मंत्री जी से, उनसे कहो कि आप सीटें क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, या जोड़ रहे हैं तो बताइए कितनी जोड़ रहे हैं। या जो हमारे लोग आते हैं ये रिविजिट की बात करते हैं कि सीटें जोड़ने की बात करते हैं, रामदयाल झूठे हैं कि विजय झूठे हैं कि नवनीत झूठे हैं कि रीता शेखर झूठी हैं, या अरुण गंगवार झूठे हैं। जितने लोग मिलने गए आप बताओ ना, पूछ के बताओ मंत्री जी से, आके बाहर अपने लोगों के साफ साफ कर दो। लेकिन आपको वो करना नहीं है, क्योंकि आपको सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो ये है कि नौकरी कब मिलेगी। उससे ज़्यादा दिक्कत इस बात की है कि पैसा कब मिलेगा, और इन लोगों को मजदूर बना के धरने में बैठाया कब जाए, इस बात की चिंता है। भाई धरना भी तो आप तभी कर पाओगे ना जब न्यायालय में स्टे नहीं होगा। और अब तक तो आचार संहिता लगी होती तो कौन सा धरना कर लेते आप। अब आचार संहिता खत्म हो गई है, आइए डेट डिसाइड करिए। अगर हम लोग कहीं पीछे हटे तो बताइएगा, लेकिन आपको ये करना नहीं है, क्योंकि आपका जो मेन मोटिव है उस मोटिव के बीच में अगर कोई खड़ा हो गया, इसलिए खड़ा हो गया, खड़ा होना मेरी मजबूरी थी। मैं वो भी पूरे प्रदेश के सामने सीना ठोक के कह रहा हूँ कि मुझे नौकरी चाहिए, ना मुझे विधायकी का चुनाव लड़ना है, ना मुझे करोड़पति बनना है आप लोगों के पैसे से। मुझे नौकरी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सम्मान की ज़िंदगी जीना है बस। उसमें चाहे वेतन से अगर ज़रूरतें पूरी हों तब भी, ना पूरी हों तब भी, लेकिन दूसरे का पैसा लेके, चंदा लेके मुझे जो है करोड़पति बनने का शौक़ नहीं है, और ना मैं जो है ये काम कर भी पाऊँगा। और शायद अगर रास्ते अलग हुए तो सिर्फ इसीलिए अलग हुए कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं ना ये कर पाऊँगा कि मैं अगले कई साल तक इस मुकदमे को लड़ पाऊँ। सिर्फ यही वजह थी कि मैं अगले कई साल तक इस मुकदमे को नहीं लड़ सकता। इसलिए मुझे जो रास्ता सही लग रहा है कि यहाँ से प्रयास करके इस नौकरी को हासिल किया जा सकता है, और जो काम हमें 3 साल बाद हो सकता है हमारा, उस काम को हम 3 महीने में करवा सकते हैं। तो उस दिशा में हम लोग अपना प्रयास जारी रखेंगे। जिसको अगर इस बात से आपत्ति है तो उसकी आपत्ति उसके सिर माथे, हमारे माथे पे ना चुकाई जाए। वो अपने माथे पे रखे, अपने जिसको गुमराह करना वो गुमराह करे। मेरा किसी से कोई आपत्ति नहीं, मेरी कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, मैं वो व्यक्ति कभी नहीं हो सकता कि मैं कहूँ नहीं जो किया हम ब्रह्मास्मि, मैंने जो किया मैंने किया। मैं तो ये कहता हूँ कि इस आंदोलन की सफलता में ऊपर बैठे, यानी पहली पंक्ति में खड़े और आखिरी पंक्ति में जो एकदम हमारा भाई पीछे जो एकदम बैठा रहता था, जो केवल जिंदाबाद और मुर्दाबाद करता था, उसका भी उतना ही योगदान है। हमारे हिस्से ये आया कि हमको लोगों ने पहली पंक्ति में खड़ा किया। अगर हम ये कहें कि नहीं मैंने किया, तो मेरे जैसा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है। तो और कोई सवाल जो आपके हों, जरूरी सवाल हो, उस पर जो है बात करें। विशाखा जी में जवाब आप जो है अपने सवाल कर दें दोबारा, शायद ऊपर सवाल आपका निकल गया। लेकिन ज़्यादा होशियार लोगों का नाम PDF में छूट रहा है क्योंकि 4-5 बार भेजा। तो ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा होशियार लोग हैं, कि ऐसा नहीं है भाई। क्या होता है ना कि कभी कभी आदमी अधीर हो जाता है और दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। क्या उनके साथ पीछे ऐसा हो चुका है कि उनको याची बनाने के नाम पे पैसा ले लिया गया और आईए में जोड़ के उनका काम कर दिया गया। तो वो लोग डरे हुए हैं, उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारा नुकसान हो जाए, तो उनका डर भी वाजिब है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एक भी भाई बहन का नाम न छूटे। ठीक है। कुछ लोग व्हाट्सएप पर लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो वो व्हाट्सएप में देखो, अच्छी बात आपने कह दी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो मेरा बड़ा दूर का जो है कनेक्शन नहीं है। मैं व्हाट्सएप तभी देखता जब मुझे ये लगता है कि मनोरंजन का कोई साधन नहीं मिल रहा है या मेरा टाइम पास नहीं हो पा रहा है। इसके 2 के अलावा, या कोई मुझे फ़ोन करके बता दे कि मैंने व्हाट्सएप पे आपको कुछ भेजा है, इसके अलावा मैं व्हाट्सएप पे अपना एक पल जाया करना मूर्खता समझता हूँ। तो उस यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ना भी नहीं है। उस यूनिवर्सिटी से जो निकल आया उसने जीवन में कुछ किया, जो नहीं निकल पाया वो आज तक उसी में पड़ा हुआ। ठीक है। जुलाई में उत्तर कुंजी पर नियुक्ति हो सकती है या नहीं? देखिए, स्टे नहीं हुआ तो मेरा मानना है कि जून में ही नियुक्ति हो जाएगी। हेलो।
और स्टे हो गया तो अब चूँकि जब तक कट ऑफ कोई निर्धारित नहीं होगा तब तक जो है सरकार आगे नहीं बढ़ेगी, और अगर स्टे नहीं हुआ तो 6800 और उत्तरकुंजी इन सभी मामलों पर जून में जो है कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। और कोई सवाल हो तो आप लोग थोड़ा सा जल्दी करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, 40 मिनट के करीब का हो गया। डीबी में कब तक मामला सॉल्व हो सकता है अपना? डीबी में अगर जस्टिस राजा राय साहब की बेंच रही तो अपना मामला मई में ही फाइनल हो सकता है, और दूसरी कोई बेंच आ जाती है तो कहाँ नहीं जा सकता, 6 महीने, साल भर, कुछ भी लग सकता है। क्योंकि जस्टिस राजा राय साहब ने ये बात बोल दी है कि हम और किसी मुद्दे पे नहीं जाएंगे, सिर्फ एटीआरए पे बहस करेंगे। और किसी बेंच में जाएगी, हो सकता है वो टीईटी भी सुने, हो सकता है पीछे जितने सारे घनचक्कर बनाए गए उस तरीके का भी सुनवाई करें वो, लेकिन जस्टिस राजा राय साहब के यहाँ तो ये सब नहीं चलेगा। वो जो है एटीआरए सुन के इसको डिसाइड कर देंगे। तो हमारे सामने होप ये है कि अगर राजा राय साहब जो है इस मामले को डिसाइड कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज दूसरी बेंच में जाएगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। एक के नॉलेज में मैंने बता दिया, उत्तरकुंजी पे अगर इधर जो है स्टे नहीं होता है और 6800 के लिए कट ऑफ कोई डिसाइड होती है तो सरकार जो है 65-53 पे भी अगर जो है क्या बोलते हैं 65-53 पे अगर नियुक्ति दे देती है वो, तो उसी को बेस मान के वो आगे बढ़ जाएगी। और खास करके एनओसी में भी उन्होंने जो नियुक्ति दिया है उस पर थोड़ा सा जानकारी लें कि क्या किस कट ऑफ पर नियुक्ति हुई है, तो आपको चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। और मैं तो आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग भी अपनी तरफ से पहल करें, कोशिश करें, मंत्री जी से मिलें, बातचीत करें अपना। आप भी कहें कि 65-53 आपने ओबीसी की मेरिट मानी है, उसको मानते हुए आप लोग जो है उत्तरकुंजी पर नियुक्ति देने का काम करें। और आप लोग अगर प्रयास करेंगे 65-53 के लिए तो ये 6800 के लिए भी अच्छा है और आपके खुद के लिए भी अच्छा है। तो उत्तरकुंजी में जो भाई पैरवी कर रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने घर न बैठें, ठीक है। अपने बेसिक शिक्षा मंत्री जी आपके भी हैं, उनसे मिलें और अपनी समस्या बताएं कि साहब अगर इस रास्ते हो जाएगा तो आपके समाज के इतने लोगों का भला हो जाएगा। तो इस कट ऑफ को मानते हुए जो है आप नियुक्ति तक हमें दिलवा दें, क्योंकि इसी कट ऑफ को मान के अभी हाल फिलहाल आपने नियुक्तियाँ दी हैं। तो आप भी प्रयास करेंगे 6800 के भले के लिए। देखिए 6800 में ही आपका सब कुछ छिपा हुआ है। 6800 अगर 65-53 पर प्रोसीड हुआ तो आपकी नियुक्ति 65-53 तक होगी, नहीं प्रोसीड हुआ तो आप भी जो है उसी का शिकार होंगे जिसके शिकार 6800 के लोग होंगे। तो आप भी प्रयास अपना जारी रखें, ठीक है। देखिए मैंने कहा जिनका नाम नहीं छूटा है उनको सिर्फ एक मैसेज करना है, 10 मैसेज नहीं करने हैं, डिटेल 10 बार नहीं भेजनी है, आपकी डिटेल ऑलरेडी है वहाँ पर। सिर्फ आप अच्छा, एक जो प्रमुख समस्या आ रही है उसमें मैं आपको अवगत कराऊँ। कुछ लोगों ने अपने व्हाट्सएप में सेटिंग लगा रहे डिसअपीयरिंग मैसेज। तो क्या कि जैसे उन्होंने डिटेल भेज दी, पता चला कि उन्होंने 24 घंटे का लगा रखा, 24 घंटे में उनकी डिटेल गायब हो गई। अब हम लोग कहाँ से ले आए, अब उनकी डिटेल कहाँ पहुँची जाए? तो ऐसे लोगों का भी नाम छूटने का वहाँ पे डर बना हुआ है। तो ऐसे लोगों का इसलिए भी हो सकता है। तो शायद जो है अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग उसको दोबारा सुधार लें। देखिए टाइडअप का मतलब है राजा राय साहब के यहाँ ही लगातार लगेगा, क्योंकि एक जो दूसरा है वो DK उपाध्याय साहब और OP शुक्ला की बेंच है, तो उसमें तो अपना मामला सुना नहीं जाएगा। तो डबल बेंच में सर्विस मैटर की दूसरी बेंच है, इन्हीं की बेंच है, और इसी में अपना मामला लगातार सुना जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी टीम के लोग कह रहे हैं कि लखनऊ जाने का भी पैसा इकट्ठा नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूँ जो भी पैसा उनके पास इकट्ठा हुआ है वो आए, अभी भी उनका स्वागत है। टीम का जो ज्वाइंट अकाउंट है उसमें वो सारे पैसे भेजें, आए यहाँ बैठें, इन पैसों को भी अपने उपयोग में लगाएं। वो पैसे हमारे नहीं हैं, वो टीम के हैं, आपके हैं, आप सबके पैसे, आप सबकी नौकरी के लिए वो पैसे हैं, तो उसका उपयोग करें। वो उनका भी जो आने जाने का खर्च होगा वो भी खर्च वहन करें, और जो इनका रहने का खर्च होगा वो भी वहन करें, और सारे लोग मिलकर समाज सेवा करें ना। जरूरी थोड़ा है कि अकाउंट नंबर जारी करके ही समाज सेवा हो सकती है, बिना जो है अकाउंट जारी किए भी समाज सेवा हो सकती है। तो आए सब लोग करें। तमाम हमारे भाई हैं, जैसे अमित मैनपुरी वाले भाई हमारे हैं, भोला भाई हैं, अवनीश हैं, गंगा हैं, ये लोग किसी अकाउंट में नहीं है, लेकिन तभी अपनी नौकरी के लिए, समाज के लिए कर तो रहे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक से दिक्कत हो सकती है क्या? नहीं, परेशान ना हो, उन सब चीज़ों पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, और थोड़ी बहुत इधर उधर चीज़ें हो भी जाती हैं तो उसमें कोई दिक्कत होती नहीं, ठीक है। कोशिश करें और भी कोई सवाल हो तो वो जल्दी पूछ लें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदलते, लेकिन हाईकोर्ट ने खेल का खत्म होने के बाद, यस एग्जैक्टली हम लोग इसी को पॉइंट बना रहे हैं। हम लोग ये बना रहे हैं कि जब जस्टिस पंकज जायसवाल ने अपने स्पेशल अपील का निस्तारण करते हुए राघवेंद्र प्रताप सिंह के नाम से जो दाखिल थी, उसमें उन्होंने कह दिया है कि टीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन का हिस्सा नहीं है, ये महज पात्रता मानदंडों में से एक है। और सरकार ने भी अपने जो जियो जारी किया उसमें साफ साफ लिखा है कि टीआरई पास करना मतलब नौकरी का। देखिए अभी लोग लिख रहे हैं, विशाखा जी लिख रहे हैं 50 मैसेज कर चुके हैं। मेरी बहन आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि उसमें से 49 मैसेज आप डिलीट कर लीजिए,
आप 50 मैसेज करेंगी तो आपका नाम कभी नहीं जुड़ पाएगा। तो आप उसमें से 49 डिलीट कर लीजिए, सिर्फ एक छोड़ दीजिए, देखिए आपका नाम जुड़ जाएगा। 50 मैसेज करने पे आपका नाम नहीं जुड़ेगा। एक मैसेज करिए, वो 49 डिलीट कर लीजिए, आपका नाम जुड़ जाएगा। तो जो बार बार लोग मैसेज करते हैं, फिर असुविधा ये होती है कि ऊपर का मैसेज पता चला वो नीचे देख रहे हैं, ऊपर आपने एक मैसेज कर दिया तो ऊपर का देखें, नीचे का छूट जाएगा। तो उन सब सारी चीज़ों पर ध्यान रखना। तो आप वो 49 मैसेज डिलीट कर दें, सिर्फ एक मैसेज अपना छोड़ दें, मेरा नाम PDF में नहीं है, वो नाम आ जाएगा। ठीक है। सीटें जुड़ने के आसार दिख रहे हैं, कृष्णा लिख रहे हैं प्रेस ब्रेकिंग, सीटें जुड़ने के आसार दिख रहा है। देखिए आसार नहीं होते इन सब चीज़ों के। 1133 सीटें जो हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों को मिली, जो ST से खाली रह गए थे, शेड्यूल ट्राइब की जो सीटें खाली रह गई थी, आसार नहीं थे। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने उसके लिए तपस्या की। मुझे याद है जिस दिन 1133 सीटें जोड़ने का आदेश बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी साहब ने किया था, मुझे याद है कि उस समय जो पैरविकार थे उनके RK सिंह भाई साहब और अमित मैनपुरी भाई साहब, ये लोग, मुझे याद है बहुत अच्छे से कि 4 बजे रात में ही, उस ठंडी की रात में, इतनी ठंड थी उस दिन कि हम लोग जो है मतलब उठना नहीं चाहते थे रजाई में से। उस ठंडी में RK सिंह और अमित मैनपुरी, ये दोनों लोग जो है भाग के रातों रात यहाँ पर आए थे। और 4 बजे भोर में मुझे इन्होंने फ़ोन किया, मैंने इनको रास्ते बताया किस तरह से कहाँ पहुँचना है। ये लोग वहाँ पे गए, इनका पास कैसे बना, खैर ये सब विषय नहीं बचता। मैं चाहता हूँ कि कभी मौका मिलेगा तो RK तो मान लो अब उनका तो हो गया, वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अमित भाई जिस दिन कभी लाइव हों तो वो आपको बताएंगे कि इतना हम लोगों ने प्रयास किया। और वो प्रयास का नतीजा था कि जो है 1133 सीटें जुड़ी। तो आसार नहीं दिखेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसकी, और हम लोग मेहनत में लगे हुए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो सारे लोग कह रहे हैं ना कि रिविजिट हो जाएगी, रिविजिट हो जाएगी, वो सारे लोग भी अगर इस प्रयास में हमारा साथ दें तो सीटें जुड़ जाएंगी। इसमें कोई जो है वो नहीं है कि कोई कानूनी अड़चन आ रही है। बस ये है कि अगर सारे लोग एक सिर से, एक सुर में इस बात को माननीय मंत्री जी से कहें कि आप इन सीटों को जोड़ के हमारा भला कर सकते हैं, तो 6800 के जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग मिलकर कर देगा। इस बात में कोई आपत्ति, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसलिए नहीं होगा, अगर वो हो जाएगा तो पूरे मामले का समाधान हो जाएगा, और पूरे मामले का समाधान हो जाएगा तो आगे चीज़ें कैरी ऑन कैसे होंगी, पैसा कैसे आएगा, ये सब सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। शुक्रिया, आभार आप सभी का। बहुत लंबा वक्त दिया और मैंने देखा एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी देखने की मिली इस लाइव सेशन के दौरान, कि लोग जो जुड़े वो लगातार जुड़े रहे और उन्होंने अभी तक वीडियो में धैर्य बना के सुना। और इस लाइव के सेशन के दौरान अगर मैंने किसी को, आपको कुछ मेरी बातें बुरी भी लगी हूँ तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मुझे एक बात का एहसास हमेशा होता है कि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसमें वो सारे लोग हैं जिनका हक अधिकार पिछले 4 साल से उनसे वंचित किया गया। तो वो उस सामाजिक ताने बाने, सामाजिक कुंठा और अपने ही परिवार में लोगों की हेय दृष्टि का रोज़ शिकार हो रहे हैं। तो मैं भी लाइव आके अगर उनको 4 बात सुना दूंगा तो इनके लिए कुछ नया नहीं होगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा संयम रख के उनकी बात सुन के अगर उनको कुछ ना कहूँ तो शायद उनका थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाए। अदरवाइज ट्रेलर अगर देखना हो तो कल एक भाई साहब ने मुझे फ़ोन किया था और बहुत अच्छे से उनकी क्लास जो है लगी है। और हो सकता है, मैंने उनसे कहा कि अगर रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग करके डाल दो तो शायद आपको सुनने मिलेगा कि मैं यार इतना सीधा भी नहीं हूँ जितना लोग समझते हैं। बस मेरे सामने समस्या ये होती है कि मुझे जब भी मैं आपके सामने रूबरू होता हूँ तो मुझे एक बात का एहसास होता है कि मैं जिनसे बातचीत कर रहा हूँ ये वो लोग हैं जो पिछले 4 साल से परेशान हैं। तो इनकी परेशानी का हल ये नहीं हो सकता कि मैं इनको 4 शब्द बुरे बोलूँ। अगर इनके 2 शब्द मैं सह लूँगा, सुन लूँगा सोशल मीडिया पे, सामने तो नहीं कह रहे ना, सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा लिख रहे हैं लोग, प्रधानमंत्री के लिए लिखते हैं, राष्ट्रपति के लिए लिखते हैं, लोग जजों के लिए लिखते हैं। मैं कल से देख रहा हूँ हमारे तमाम लोग हैं जो जज साहब के बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं, वकीलों के बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं। तो उनको भला बुरा कहने से बेहतर है कि अगर वो 2 बातों को इग्नोर करने से अगर उनको थोड़ा सा उनके मन की भड़ास निकल जाती है, उनको तसल्ली मिल जाती है, 4 साल की पीड़ा अगर एक 4 पल के लिए भी अगर कम हो जाती है तो ये उपलब्धि है हमारी कि हमने अपने लोगों को कम से कम इतना अवसर तो दिया कि हमें सुनाकर उनको थोड़ा सा तसल्ली मिले। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले से निकलें और आपको विद्यालय मिले। और जो 4 साल का आपका दंश है, जो सामाजिक अपमान आप झेल रहे हैं, बात पैसे की नहीं है, जो सामाजिक अपमान आप झेल रहे हैं, जो लिस्ट आने के बाद लोग कह रहे थे अरे नौकरी लग गई, आज जो लोग कह रहे हैं यार तुम लोगों के साथ प्रैंक हो गया, मजाक हो गया, तो वो उनसे निकल के आप सरकार एक बार स्कूल में पहुँच जाएँ आप। उसके बाद जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाया जाएगा उसको। बहुत सीधा होना भी जो है बहुत अच्छा नहीं होता है। कहते हैं ना कि कहावत है कि बहुत अच्छा नहीं होता है बहुत अच्छा होना। तो बहुत अच्छा बनने का शौक़ भी नहीं है। हाँ, लेकिन इतना है
कि किसी के भावना आहत ना हो, किसी को तकलीफ़ अगर हम उसमें उसकी मदद ना कर पाएँ तो उसको और तकलीफ़ ना दे जाएँ, ये हम लोगों की कोशिश रहेगी। तो शुक्रिया आप सभी का जो लोग जुड़े, और आगे जो भी जानकारी होगी उसके साथ हम लोग दोबारा लाइव जुड़ेंगे। एक गुजारिश के साथ कि आप लोग किसी की बहकावे में आने से पहले कम से कम आप ये सोचेंगे कि हम लोगों के सामने भी तमाम रास्ते थे, जो रास्ते हम लोग अपना सकते थे, लेकिन हम लोग नौकरी जल्दी कैसे मिले उस रास्ते की तरफ आगे बढ़े हैं, आगे प्रयास कर रहे हैं। हमारे सारे भाई जो एक टीम है, उन सभी को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो शुक्रिया आप सभी का, आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।